लोगों को दिख गया कि संसद का घर तोड़ दिया, लेकिन लोगों को ये नहीं दिख रहा कि किसी महापुरुष को एक आपने गाली दी है, आपने उसको गद्दार बोला है। लेकिन इस देश ने हमें क्या दिया? इस देश के जो लोग हैं उन्होंने हमें पता है क्या दिया? हमें गालियां दी। हमारे इतिहास को गालियां दे तो रही, लोग हंस रहे हैं। मायावती जी ने तो बहुत सारे लोगों पे इस प्रकार के हमले करवाए हैं। अब उनकी सरकार नहीं है तो आज वो हमारे साथ आना चाहती है। पूरे किले को जेसीबी से खुदवा दिया और फिर क्या बयान दिया? तिलक तराजू और तलवार, मारो इनको जूते चार। राजनीतिक व्यक्तियों की इतनी औकात कैसे हो जाती है? इतनी हिम्मत कौन दे देता है इनको हिम्मत जो है, इनको बुलवाया जाता है। वो थोड़ी कि उसकी माँ ने वो कोई ज्यादा अजमाना खा के पैदा कर रखा है क्या? और मेरे साथ तो ऐसे ऐसे इतने लाखों कई करोड़ों लोग भाई जुड़े हुए, हर प्रदेश, जिले, गांव, ढाणी में, जो मरने मारने से डरते ही। अब मिटे नहीं, इतने बड़े बड़े युद्ध हुए, जब नहीं मिटे हम, अब क्या मिटेंगे? एक समय ऐसा आ गया था कि राजपूतों के 5 साल का, 2 साल का भी एक बच्चा नहीं बचा। नमस्कार, स्वागत है आपका एक और शानदार पॉडकास्ट के अंदर। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत खास मेहमान हैं, क्योंकि इस समय मीडिया के अंदर चौतरफा चर्चा के अंदर बने हुए हैं। वैसे तो ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। नाम है ओकेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा। स्वागत है राणा जी आपका। धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप? अच्छे। अभी तबीयत कैसी है? ठीक है। आप एक सिटिंग सांसद के ऊपर करणी सेना के साथ जाते हैं और उसके घर पर हमला करते हैं। सब इतनी हिम्मत कहाँ से आती है आप में? देखिए, जब बात सम्मान की हो, बात स्वाभिमान की हो, तो फिर हिम्मत तो वो कहते हैं ना कि जब लड़ते हैं तो लश्कर नहीं देखे जाते। तो कौन सांसद है, कौन क्या है, वो नहीं देखा जाता, क्योंकि वो जो दर्द था ना, वो हमारे सम्मान को, हमारे स्वाभिमान को, वो हमारी कम्युनिटी पे बात थी। तो फिर उसके लिए तो फिर बनता ही है, वो तो फिर लड़ा जाएगा, चाहे वो कोई भी ताकत हो, उसको जवाब दिया जाएगा। ये एक सोचा समझा हमला था या फिर एक विरोध प्रदर्शन था जो हमले के अंदर तब्दील हो गया? नहीं, वो जो जिस भाषा में समझना चाहता है, मैं तो चाहता हूँ कि उसी भाषा में जवाब दिया जाए। क्योंकि हमने ऐसा है भाई कि बहुत टाइम से 75-80 साल इस देश को आज़ाद हुए हो गए। कोई भी व्यक्ति आता है और हमारे जाति के, हमारे समाज के, हमारे धर्म के महापुरुषों पर, धर्म पर गलत टिप्पणियां कर जाता है और निकल जाता है। हमारे लोग क्या करते हैं, जितने भी सामाजिक संगठन बने हुए या हिंदुओं के, सनातन के जितने भी सामाजिक संगठन, वे उस नेता को कोई नहीं जानता। पहले तो उसका विरोध करके उसको बहुत बड़ा बना देते। अब इसको ही देख लो आप, इस सुमन को कोई नहीं जानता था, आज चर्चित है। क्यों है? क्योंकि आप और हमने ही बना दिया। फिर क्या होता है कि लोग उसके पुतले जलाते हैं, वो करते हैं, तो उससे उसको क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। वो एक अपर लेवल में और चला जाता है, उसको सरकारें जानने और लग जाती है, चर्चा का विषय बन जाता है। वो चर्चा में सुर्खियों में रहने के लिए ये ऐसे बयान देते हैं। तो इन लोगों को समझ में यही तब आता है जब आप इनके घर पर जाकर के इनके गेट को तोड़ोगे और इनसे जवाब मांगोगे कि क्या हमारे पूर्वज गद्दार थे, क्या हम हिंदू गद्दार थे। उनको जब भी वो बात समझ आती है, और इनको मैं चाहता हूं कि हर युवा ने इसी प्रकार से इनसे जवाब मांगना चाहिए। देश भर के अंदर मीडिया में और राजनीतिक गलियारों के अंदर इस समय ये चर्चा बनी हुई है कि आखिर 12 अप्रैल को होने क्या वाला है। उसका कारण है ओकेंद्र राणा जी। तो सब हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या करने वाले हैं आप 12 अप्रैल को? 12 अप्रैल को हम जो है महाराणा सांगा जी की जयंती मना रहे थे। ठीक है। और उस हमने जो सामाजिक, जो वहाँ पर हमने समस्त सनातन धर्म के जो लोग हैं और सभी समाज जातियों के लोगों को हमने आग्रह किया था, निवेदन किया कि आप सब इसमें ज़रूर आए। महाराणा सांगा जी जो हैं वो किसी एक जाति और धर्म के नहीं थे। उन्होंने इस देश के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए, इस वतन के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। उन्होंने लड़ाई लड़ते लड़ते अपने शरीर पर 80 घाव लिए, कई सारी लड़ाई लड़ी और वो उन्होंने विजय हासिल करी। तो इसमें क्या था, हमने इसका नाम रखा था रक्त स्वाभिमान सम्मेलन जी। क्योंकि इसमें हमारे टीम के जो कुछ भाई थे, काफी भाई थे, वो चोटिल हैं, अभी भी हॉस्पिटलों में हॉस्पिटलाइज हैं। आप स्वयं भी चोटिल हैं? हाँ, मैं सिर में और हाथ पे चोट लगी हुई है। लगती है वो तो, अब जब लड़ते हैं तो चोटें लगेगी तो उसके ना जो लड़ेगा जी। लड़ाकों के तो चोटी लगती है ना। राणा सांगा जी के पर लड़ रहे थे, उसके तो 80 घाव थे। ये 81 हुआ था। हाँ, ये 81 हुआ तो था, लेकिन उसके उनके अपन वंशज हैं, तो लड़े तो घायल तो होंगे ही ना, वो कोई बात नहीं है। लेकिन हमने इसका नाम जो है कि रक्त हमारे भाइयों का निकला, खून निकला, हमारे भाइयों ने लहू दिया मेरे एक घोषणा पर जी। वो एक सिटिंग सांसद से बढ़ गए, एक सरकार से हम लड़ रहे थे, बहुत बड़ी बात, एक सिस्टम से हम लड़ रहे थे। तो उनके रक्त को जो है कि हम जो है कि उसका हमने रखा कि रक्त स्वाभिमान सम्मेलन, उसमें समस्त समाजों के लोग आ रहे थे, लेकिन हमने इसको स्थगित कर दिया गया। अभी
कुछ कारणवश, क्योंकि उसमें कुछ लोग जो है कि उसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे थे, और हम ये सब करना नहीं चाह रहे कि अब राजनीतिक नहीं, ये एक हमारे स्वाभिमान पे ठेस पहुंची थी। हम ये सब इकट्ठा होकर के फिर उससे जवाब मांगना चाह रहे थे। वो कह रहा था कि मैं माफ़ी नहीं मांगता, तो हम भी उससे माफ़ी नहीं मंगवाना चाहते। हम भी नहीं चाहते कि माफ़ी मांगे वो, हम भी ये चाहते हैं, हम भी उसकी माफ़ी चाहते हैं, लेकिन उसने जिस जबान से बोला ना, हम भी वो जबान चाहते हैं उसकी, कि वो जबान हमारी हाथ पाए। हम तो चाहते ही नहीं कि वो माफ़ी मांगे। कौन कहता है? और ये लड़ाई जो है ये 12 तक या अगली 12 तक यहाँ तक नहीं है, ये लड़ाई आने वाली, कहते हैं ना कि एक हमारे कहावत है हमारे समाज में, मैं जिस समाज से संबंध रखता हूँ, क्षत्रिय राजपूत समाज से, उसमें एक कहावत है कि ठक्कर का बैर 100 साल भी बूढ़ा को नहीं हुआ है। हम जब तक याद रखेंगे, जब तक वो जिसने हमें जो जख्म दिया है, जिसने हमारे स्वाभिमान को जख्म दिया है, जब तक वो निस्तानभूत नहीं होगा, तब तक ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो इसको स्थगित किया गया है या रद्द किया गया है? स्थगित किया गया है, आगे करेंगे, अगली डेट पे जल्दी घोषणा करेंगे, सामाजिक चर्चाएं करेंगे, सामाजिक सभी जितने संगठन उन सब भाइयों की समन्वय बैठक करेंगे, उसमें फिर फैसला लेंगे और उसके बाद में फिर दोबारा से फिर करेंगे। माफी की जो चर्चा करी, माफी मांगी नहीं गई, और सांसद ने अपने मुंह से ये कहा कि माफी तो मैं इस जन्म में तो मांगूंगा भी नहीं। ये दो इतने बड़े काम हो गए, माफी मांगी नहीं और माफी मांगने के लिए मना कर दिया। उसके बाद आप घर पे गए, उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि माफी नहीं मांगी है, इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि रिजल्ट नहीं आया है। तो अब उसके ऊपर और क्या ठोस कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कुछ लोग ढीठ होते हैं, कुछ लोग निहायती बेशर्म होते हैं। वो एक बिल्कुल छोटी सोच का व्यक्ति है, बिल्कुल बेशर्म आदमी है। उस व्यक्ति ने जिस पार्टी से वो संबंध रखता है, उस पार्टी को वो खत्म करवाना चाहता है। उस पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश जी, अखिलेश जी, उसके जो उसने गलत टूचा जो छोटा बयान दिया है, उसका वो समर्थन कर रहा है, वो भी वही काम वो कर रहा है। तो ये तो हम आने वाले टाइम में 2027 में उनको वोट की चोट दिला करके अपना मान का बदला ले लेंगे। लेकिन रही बात गलती की, तो गलती तो हम उस दिन से मांग रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, गलत बोलते हैं और माफी मांग लेते हैं। माफी तो वो 100 बार मांगे तो भी माफ नहीं है जी। माफ नहीं करेंगे जब तक हड्डी तोड़ इलाज, हमने बोल रहा क्या करनी से ना, हड्डी तोड़ इलाज करेगी और उसकी संपत्ति का नुकसान करेगी। आने वाले टाइम की लड़ाई खत्म थोड़ी हो गई। हमारा मन करेगा जब लड़ देंगे, जब हमें टाइम होगा उस दिन हमने काम किया। लड़ना ये लड़ाका कौम से तो हम संबंध रखते हैं, हम लड़ने वाली कौम से और हम लड़ाके हैं। हम फिर लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे। बड़े साफ शब्दों में आप बात करते हैं। हाँ, इसका क्या कारण है? इतने शासन प्रशासन से डर नहीं लगता आपको? नहीं, शासन प्रशासन से की बात ऐसी है, जो भी शासन प्रशासन की जो भी प्रणाली है, हम उनको कभी नजरअंदाज नहीं करते। हम उनकी हर बात को समझने को तैयार हैं। जो न्यायपालिका की जो बात है, हम उसको भी मानने को तैयार हैं। लेकिन पर न्यायपालिका ये नहीं कहती ना कि हड्डी तोड़ इलाज होना चाहिए। अरे नहीं कहती, लेकिन तोड़ते तो है ना लोग। लोग तो तोड़ते ही ना। जब आपके स्वाभिमान को कोई तोड़ेगा, आपके पूर्व, अगर आपने, हमारे बाप को गालियां दी जाएंगी एक संसद भवन से, तो फिर न्यायपालिका को भी तो दर्द होना चाहिए ना, कि किसी व्यक्ति ने इस समाज को, इस देश को, इस वतन को, इस राष्ट्र को बचाने के लिए, इस धर्म को बचाने के लिए जिन्होंने अपनी कई कई पीढ़ियां खपा दी, उस व्यक्ति को, उस समाज के उस महापुरुष को अगर गद्दार बोला जाता है संसद भवन से, तो क्या उनको दर्द नहीं होता होगा? मेरे हिसाब से तो जो भी हिंदुस्तानी होगा उन सबको दर्द हुआ होगा। इस मामले में अखिलेश यादव जी जो है, वो इस पूरे मामले को एक दलित बनाम राजपूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 3-4 बार अपने इंटरव्यूज में कहा है कि करणी सेना ने रामजी लाल सुमन पर इसलिए हमला किया कि वो दलित समाज से आते हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो भैया, सच अगर बताऊं मैं आपको, रियल बात ये है, मुझे यही नहीं पता था जिस दिन वो हुआ है उन पर हमला, सांसद जी पे, हमें यही नहीं पता कि किस जाति का है। पहली बात तो मुझे रियल में यही नहीं पता है कि वो किस समाज से संबंध रखता है। दूसरी बात, उसके समाज से, जाति से, धर्म से मुझे दिक्कत भी क्या है। और किसी व्यक्ति ने अगर ऐसा उनको लगता है, तो किसी व्यक्ति ने भी अगर जाति का, उसके समाज का जाति सूचक शब्द बोला हो, तो वो बता रहे दलित है। मैं तो नहीं मानता हूं दलित है। अगर दलित होता तो इतना बड़ा बयान थोड़ी दे देता, संसद भवन में बैठ करके गद्दार थोड़ी बोल देता हमें। वो तो भाई बहुत बड़ा बाहुबली है, वो तो बहुत बड़ा है अपने आप में, जो मरने से डरता ही नहीं है, जो इस तरह के छोटी वाहियात किस्म के बयान देने से डरता ही नहीं है।
तो हमारे जितने भी लोग थे 5-6 हजार लोग थे उस दिन, टीम के जो लोग जी जो प्रदर्शनकारी थे, किसी व्यक्ति ने भी एक भी कोई वीडियो दिखा दो किसी समाज के प्रति बोला हो, किसी धर्म के प्रति गलत बोला हो, उसके परिवार वहीं पर मौजूद है। हमने उसके परिवार को रुक्का मार के, मैंने खुद बोला है, जब अंदर से आवाजें आ रही हैं लेडीजों के जो भी थे होंगे जेंट्स, हमने कहा हमारी लड़ाई आप सबसे नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आपका पिताजी है, चाचा ताऊ जो भी है, सुमन से लड़ाई है। सुमन से। उसका परिवार यार पहले हमारा परिवार है भाई जी, उसकी बेटी हमारी बेटी होगी, उसकी बहन हमारी बहन होगी। क्षत्रिय का धर्म है ये छात्र धर्म यही तो कहता है। जी। अगर हम अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उसके हमने पता लगा कि ये यहाँ पर नहीं है, हम वहां जाने पता लगा, तो हम जो है कि भाई अपना देखो गुस्सा तो है ही, लेकिन उसके परिवार को हमने कोई नुकसान नहीं किया, और परिवार को आने वाले समय भी कोई नुकसान, क्यों परिवार से क्या लेना देना है, परिवार तो उसका और हमारा कोई अलग थोड़ी है। जी, हमारी लड़ाई एक व्यक्ति से है, उसकी जाति मजहब रंग भेद क्या है, वो कौन है, हमें या उसकी पार्टी से थोड़ी लड़ाई है। हमारी लड़ाई सिर्फ उस व्यक्ति से है। लेकिन उस पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो उसके बयानों को समर्थन देते हैं, समर्थन दे रहा है, तो वो हमारे लिए तो वो भी दुश्मन है। जी। हम ये उसको जो है कि जल्दी एक कार्यक्रम करेंगे, एक सम्मेलन करेंगे, एक आंदोलन करेंगे, और उसमें सपा को सफा करने की लोगों से शपथ दिलवाएंगे। तो आपका मकसद अब सिर्फ वोट की चोट तक ही सीमित रह गया है? वोट की चोट देखो, एक बाहुबली होता है, एक लड़ाका हो, अगर उसके हाथ काट दें तो वो खत्म है। एक व्यापारी बिजनेसमैन का अगर आप उसको आर्थिक चोट मार दें तो वो खत्म है। एक नेता को आप वोट की चोट मार दें तो वो खत्म है। वोट की चोट तो 2000 में लगेगी, लेकिन उससे पहले कई बार हम उसको पीट लेंगे। अब वो आगरा घर छोड़ गया तो दिल्ली भी तो घर है, इसका घेराव कर लेंगे, फिर दिल्ली छोड़ के कहीं भागेगा, वहां चल पड़ेंगे। हमने काम क्या है, हमने क्या कोई लामनी थोड़ी करनी है, गेहूं थोड़ी काटनी है। सही। हम तो उसके पीछे पीछे, वो आगे गया हम पीछे पीछे। अगर वो इतना ही बड़ा लड़ाका है तो वो एक दिन पहले तो ये कह रहा है कि प्रशासन ने, उसने क्या किया कि अपने घर पर ज्यादा जो है कि सुरक्षा बढ़वा ली, प्रशासन से सुरक्षा मांग रहा है। अगले दिन बयान दे रहा है कि प्रशासन हट जाए, हम अपने आप का निशाना देख लेंगे। हाँ, राष्ट्रपति जी से तो मिलकर फिर का निशाना देख लेंगे, तो उस दिन आता ना, देखता ना, फिर उस दिन जी आया क्यों नहीं, भाग क्यों गया? उससे बड़ा कायर आदमी, उससे बड़ा गंदा नीच आदमी इस दुनिया में हो ही नहीं सकता, जो इंसान अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़ करके भाग जाए। वो खुद भाग करके दिल्ली आ गया, अपने परिवार को वहां छोड़ के आ गया। कोई व्यक्ति ऐसा है कि किसी घर पे लड़ने के आए वो अपने परिवार को, अपनी महिलाओं को घर छोड़ करके भाग जाए? और फिर और जब लड़ने की औकात नहीं रही तो महिलाओं से छेड़खानी के आरोप पर इस तरीके के जो है कि मुकदमे लोगों पे लिखवा रहे हैं। ये लड़ाई है? ऐसे लड़ते थे? ऐसे लड़ते थे क्या राजा महाराजा? बिल्कुल ऐसे लड़ते थे लड़ाके? अगर लड़ने का दम नहीं है तो ऐसे सब पीछ, ऐसे भाषण, ऐसे घटिया अमर्यादित भाषाएं आप बोलते ही क्यों? अगर लड़ने का दम है तो हमने तो 3 दिन पहले बोला था, 3 दिन मैंने घोषणा करी, 3 दिन पहले, फलाने दिन आएंगे, फलाना दिन आएंगे, फलानी जगह इकट्ठे होंगे, वहां जाएंगे, वहां से घर जाएंगे, बुलडोजर से घर तोड़ेंगे, और वो मिल जाएगा तो उसका सर काट देंगे। लेकिन वो व्यक्ति घर छोड़ करके भाग गया। एक और आरोप लगातार आपके ऊपर लग रहा है। आरोप ये है कि करणी सेना जो है वो बीजेपी की टीम बी है, बीजेपी का पूर्ण रूप से समर्थन करणी सेना को मिल रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो पता नहीं है, अगर मिलता तो हमारे ऊपर जो लाठीचार्ज किया है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया हमारे लोगों पर, तो वो बीजेपी की तो होगी। वो भी पुलिस टीम किसकी है? मौजूदा सरकार की होगी, जो वर्तमान में सरकार है जी। तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ है, हमारे मुकदमे भी लगे हैं। मेरे ऊपर 100 देख रहे होगे आप, 100 पुलिसकर्मी, कितनी एसओजीएस किसी में लगी, टीमें लगी, 10-10 टीमें लगा रखी हैं, रोज न्यूजों पे चला रहे हैं। तो किसने हमने वो कर दिया? और थोड़े दिन पहले मैं तो उस टाइम पे यहां नहीं था, हरिद्वार जेल में था। रूपाला कोई मंत्री था जो गुजरात का, जी, वर्तमान में मंत्री भी है भाजपा सरकार का, हमारे लोगों ने उसका भी विरोध किया था। राजस्थान से कटारिया है, उसने गलत बयान दिया था, गुलाबचंद कटारिया, उसका भी हमारे समाज ने विरोध किया था। और कोई आगे बोलेगा तब उसका भी करेंगे। इसमें बीजेपी का, करणी सेना का क्या वो बता रहे हैं? ये तो उनकी मनगढ़ंत बातें हैं ना। अरे हमारे समाज को, हमारे सम्मान को, स्वाभिमान को छेड़ोगे, हम हर ताकत से लड़ने के लिए हम लड़ेंगे। अब मर जाए कट जाए भाई, वो सरकार है, उनसे हम नहीं जीत पाएंगे मान लो, लेकिन हम लड़े दोगे ना जी, मरे दोगे ना। ये तो इतिहास में लिखा जाएगा ना कि हम लड़ करके मर गए। सारे युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़े जाते, नहीं लड़े जाते, लड़ने के लिए, स्वाभिमान के लिए लड़े जाते हैं। जीत महत्व नहीं रखती।
लड़ना महत्व रखता कि हम लड़े, लड़ाई महत्व रखती है। और लड़ेगा वो घायल भी होगा, लड़ेगा वो कटेगा भी, और कटेगा फिर वो फिर दाड़ेगा, दाड़े वही तो होगा जिसके रगों में खून होगा। एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा, इस समय करणी सेना के युवा प्रदेश अध्यक्ष है, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो साहब आप क्यों इस बैनर के नीचे चले गए, जबकि आपको पता है कि भारत के अंदर कितनी करणी सेना हो गई? आपने ये कोशिश क्यों नहीं करी कि इनको एक जाजम पर लाया जाए, जबकि आप एक पक्ष में क्यों जाके बैठ गए? नहीं, एक पक्ष में जाके बैठा, जब ये हुआ, ये भी मान लो आंदोलन, इसी में मैंने जो है इस पिछले ये जो किया आंदोलन, इससे पहले मैंने एक हफ्ते पहले 4 आंदोलन किए, एक हफ्ते में 4 आंदोलन। एक आंदोलन था फिरोजाबाद का, वहां पर जो है कि SC/ST एक्ट लगा दिए गए थे राजपूत और ब्राह्मण समाज के युवाओं पर। वहां जाकर के मैंने आंदोलन किया और मैंने कहा कि इसकी समीक्षा से इसकी जांच होनी चाहिए। तो जांच आरोपी थे वो झूठा, उनके ऊपर SC/ST एक्ट था, तो 28 बच्चों पर मुकदमे लगे थे। सरकार ने हमने आंदोलन किया तरीके से और सरकार ने वो मुकदमे वापस लिए। एक हमारा भाई था अभी सूरज जादव, उसकी हत्या कर दी गई। अगले दिन फिर आंदोलन किया मैंने जी। ये हमारे वहां पर जो है कि वहां हमारे जिला अध्यक्ष हैं बा तहसील के सुरेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र चौहान ने मुझे बताया कि दादा मेरा एक ऐसे ऐसे जो है कि मित्र है और उसके ऐसे ऐसे हत्या हो गई, और पुलिस प्रशासन ने जो है उस हत्या को एक्सीडेंट रूप में FIR कर दी जी, कि एक्सीडेंट हुआ इसका। और मारने वाला जो था वो आर्मी में ऑन ड्यूटी था और वो छुट्टी आया हुआ था, और उसने अपने साथियों को लेकर के सूरज की हत्या कर दी। सूरज का कसूर ये था कि सूरज एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था। कंपनी उसको बोलती थी कि इनको वो कोई गाड़ी वाड़ी का जो होता है EMI, उसको लेने के लिए वो फोन किया, उन्होंने EMI नहीं दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है आप आ जाओ हम दे देंगे पैसे, उसको बुला करके उठा के उसको मार दिया। मैंने वहां आंदोलन किया, उन तीनों लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। उसके बाद अगले दिन फिर ISBT महाराणा प्रताप, कश्मीरी गेट ISBT, हाँ यहाँ पर थोड़ा मंत्री जी से बात हुई, गजेंद्र सिंह शेखावत कैबिनेट मंत्री से, उन्होंने कहा कि हम आपके इस प्रतिमा को भी बड़ी प्रतिमा लगवाएंगे, स्टैच्यू छोटा है इसको भी बड़ा करेंगे। उसके बाद में उन्होंने कहा कि यहाँ पर इतनी स्ट्रीट लाइटें भी लगवाएंगे, इतने कैमरे लगवाएंगे, और वहां पर 2 जो है सिक्योरिटी गार्ड भी देंगे। मैंने सभी युवाओं से पूछा, जितने सैकड़ों हजारों लाख भाई थे, मैंने कहा आप क्या इससे राजी हैं या नाराज है? बोले कि हम खुश हैं, क्योंकि हमारी मांग ही वो थी ना। वो खुश हो गए। अगले दिन, उससे अगले दिन, दूसरे दिन मैंने ये सांसद वाड़ा किया जी। तो इस सब में जो है कि हमने करणी सेना का, मैं एक पाड़े में जाके नहीं बैठा, मैं तो ये चाहता हूं कि करणी सेना जो मेरी नजर में तो सारे एक ही है जी। और करणी सेनाओं का जो है कि हमारे बड़े भाई थे जो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी, उन्होंने करणी सेना को 20 प्रदेशों के अंदर फैलाया है, तैयार किया था जी। ठीक है, बनाई थी माननीय लोकेंद्र बाबू साहब कालवी साहब ने बनाई, दादा ने जी। लेकिन इसको बना करके उसमें मेहनत करना बड़ी बात होती जी। और ये दोबारा से जो है पद्मावत जो फिल्म आई थी उसके बाद में करणी सेना थोड़ी सी डाउन हो गई थी, क्योंकि हमने ऐसे आंदोलन, इस प्रकार के आंदोलन किए नहीं थे। जो आंदोलन किए थे वो सब लगभग जो मान लो कि सरकारें आपकी मांगे नहीं मानती थी। हमने एक हफ्ते में 4 आंदोलन किए और चारों के चारों हमारे पास हुए। ओके रिजल्ट आया, 100 का 100% रिजल्ट आया। हमने तो दोबारा उसमें जो पानी डाल करके पुनर्जीवित करा संगठनों को, ताकि हमारे समाज के जितने भी संगठन लोग चला रहे हैं, भाई चला रहे हैं, ताकि उनको थोड़ी सी और एनर्जी मिले, ताकि उनको लगे कि हम जो है दोबारा से ग्राउंड में आ गए हैं, ताकि हमारा जो सामाजिक संगठन, हमारा समाज का सबसे बड़ा संगठन है करणी सेना जी। वो भिन्न भिन्न ठीक है, किसी ने अपना अलग बना रखा, किसी ने अलग, लेकिन है तो हमारे ही अपने ही है, तो हम सारे एक ही भाई, सबकी विचारधारा एक ही है, सब समाज के लिए ही काम करते हैं। ठीक है, किसी की विचारधारा थोड़ी सी अलग होगी, वो अलग कर रहा होगा, लेकिन जब सामाजिक जरूरत होती है तो हम सारे एक परस पे और एक जाजम पे आकर के सब मिलकर के लड़ाई लड़ते हैं। कोई राजनीति का प्लान है भविष्य में? ना, अभी तो कुछ नहीं है, आगे अभी तो कुछ नहीं है। ये जो मामला हुआ था सुमन वाला, इसके अंदर मायावती जी का जो ट्वीट था, उसने इस पूरे मामले को एक बड़े दिलचस्प मोड़ पे लाके रख दिया। गेस्ट हाउस कांड की उन्होंने समाजवादी पार्टी को याद दिला दी। तो आपको नहीं लगता ये दलित प्लस राजपूत समीकरण कहीं ना कहीं बन रहे हैं? देखिए, मायावती जी इस मामले में लेट हो गई जी, क्योंकि मायावती जी ने जब दलित और क्षत्रिय अगर एकता बनानी थी तो उसने, जब मौजूदा सरकार थी, हमारे बड़े भाई हैं जो पूर्वांचल उत्तर प्रदेश से, आप सब जानते होंगे, जिनका नाम है राजा भैया जी। राजा भैया के ऊपर उन्होंने इतनी जाति करी थी, जिस समय पे
मौजूदा हाल फिलहाल एट प्रेजेंट जब वो मुख्यमंत्री थी, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। उनके किले को खुदवा दिया था जी। और उनके ऊपर डीएम को और लोगों को और अधिकारियों को उनके ऊपर यह आरोप लगवा दिया था कि कई अधिकारियों को राजा भैया ने मरवाया है। जी। हालांकि उनका कोई रोल नहीं था। फिर उनके वहाँ जो महल में जो मगरमच्छ वगैरह थे वो सब थे, उनकी जांच करवाई कि बताया गया कि इनकी लाशों को खिला देते थे, वो सब जीरो वाला। यहां तक पेट नहीं भरा तो एक साफ छवि के व्यक्ति को, इतने अच्छे मतलब इतने सज्जन व्यक्ति को, इतने बिल्कुल सामाजिक एक निष्ठा भाव से काम करने वाले व्यक्ति को, बिल्कुल पाक साफ छवि से काम करने वाला व्यक्ति है वो, बिल्कुल पाक साफ, उनको जेल भेज दिया। जब भी उनका पेट नहीं भरा तो उनके साथ उनके पिताजी को भी जेल भेज दिया। सही है। उनके पूरे परिवार लोग, और इतना भी पेट नहीं भरा तो उनके पूरे किले को जेसीबी से खुदवा दिया, खंडर बना दिया किले को। और फिर क्या बयान दिया, तिलक तराजू और तलवार मारो इनको जुत्ते चार। तिलक ब्राह्मण, तराजू बनिया, तलवार क्षत्रिय राजपूत। तो अगर वो इतना ही भाईचारे वाली थी तो वो बहुत लेट हो चुकी है उस मामले में। अभी जो उन्होंने बयान दिया उनका राजनीतिक मैटर है। देखो मैं राजनीतिक मैटरों में इंटरफेयर नहीं करता हूं, मैं सामाजिक आदमी हूं, सामाजिक नेता हूं, अपने समाज की हम जो है कि कम्युनिटी लीडरशिप करते हैं। मुझे राजनीतिक बातों में अभी फिलहाल कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं सबसे दूर रहता हूं। लेकिन उनकी लड़ाई जो है ना वो सपा पार्टी से होगी। अब गेस्ट का कांड हुआ, गेस्ट हाउस कांड हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो उनकी पर्सनल लाइफ पे हुआ। मायावती जी ने तो बहुत सारे लोगों पे इस प्रकार के हमले करवाए हैं। मायावती जी ने भी तो हमारे भाइयों के ऊपर जो है किस प्रकार हमारा मन तोड़ा है। तिलक तराजू तलवार मौजूदा, ये सब नारे देने की क्या जरूरत थी। अब उनकी सरकार नहीं है तो आज वो हमारे साथ आना चाहती है, लेकिन मैं वहीयों के अंदर आना हूं। मैं स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करूंगा, हम वो नहीं करेंगे। आज कल को आकर के ना बाबर के वंशज अकबर के वंशज आकर के हमसे भाईचारा करेंगे, हमारा भाईचारा थोड़ी उनसे। हमारा कोई भाईचारा नहीं है मुगलों के साथ, हमारा कोई भाईचारा नहीं है कि इन जो हमारे पूर्वजों के आक्रांताओं के जो खिलाफ लड़े, हमारा उनसे कोई भाईचारा नहीं है। हम उस दिन भी हजारों साल पहले भी उसी विचारधारा के लोग थे और मैं उसी विचारधारा का, उस रूढ़िवादी विचारधारा का आज भी मैं वो व्यक्ति हूं। मैं अपने पूर्वजों का जिन लोगों ने अपमान किया उनके साथ कभी भी भाईचारा और उनके साथ समन्वय बैठक नहीं कर सकता। थोड़ा अगर डीपली जाकर इसका अपन निष्कर्ष निकालें तो इस प्रकार के जो बयान आते हैं संसद के अंदर, अगर राणा सांगा को गद्दार कहा जाता है तो ये इस प्रकार के राजनीतिक व्यक्तियों की इतनी औकात कैसे हो जाती है, इतनी हिम्मत कौन दे देता है इनको हिम्मत जो है इनको बुलवाया जाता है, इनके नेताओं के द्वारा ही इनको बुलवाया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे समाज के भी काफी सांसद महोदय वहां बैठे होंगे जी, दूसरे समाजों के भी लोग बैठे होंगे। ये उन्होंने सुमन ने जो बयान दिया उसको दोबारा से सुने कि मुसलमान जो है वो तो बाबर के वंशज मान लेते हैं। पहली बात उसको इतिहास का ही नहीं पता है जी। अगर हम उसके बोले हुए बातों पर ही विचार विमर्श करें तो उसने क्या कहा कि मुसलमान तो बाबर के वंशज हैं लेकिन तुम राणा सांगा गद्दार के हिंदू वंशज हो। पहली बात तो हिंदू जितने भी भाई हैं वो महाराणा सांगा जी के वंशज नहीं है जी, वो महाराणा सांगा जी को अपना आदर्श मानते हैं जी। महाराणा सांगा के वंशज तो हम हैं और मुसलमान बाबर के वंशज नहीं है। बाबर तो अफगानी था और अफगान से यहां हिंदुस्तान के मुसलमानों का क्या लेना देना है। ये तो सारे वही हैं रमेश सुरेश जो कन्वर्ट हुए हैं बाद में खतने पतने करा करके कटपिट होकर के बेचारे मुसलमान बने हैं, तो उनका तो बाबर से क्या लेना देना है, उसको इतिहास का पता ही नहीं है। मैं तो ये समझता हूं उसको 0% नॉलेज नहीं स्टोरी की। उस ऐसे लोगों को संसद भवन में भेज किसने दिया। और बात ये आती है भाई कि अगर संसद भवन में हमें रोजगार पे बात करनी चाहिए, युवाओं के भविष्य को बात करनी चाहिए। रोज लेडीजों के, महिलाओं के, बहन बेटियों के बलात्कार जैसे होते हैं, दहेज जैसे कांड होते हैं, आगजनी होती है, युवा फांसियां खा रहे हैं, बेरोजगारी है, देश के अंदर इतनी भ्रष्टा फैली हुई है, देश में वैकेंसियां नहीं निकल रही हैं, लोग बेरोजगार हैं। इन पे बात करने की बजाय इतिहास पे बात करते हैं। कभी महाराणा प्रताप को कुछ बोल देते हैं, कभी परशुराम जी को बोल दिया, कभी किसी को बोल दिया, कभी क्षत्रियों को गाली दे दी, कभी ब्राह्मणों को गाली दे दी। इससे क्या होता है। संसद भवन में मैं कहता हूं संशोधन एक ही नियम में बनना चाहिए कि कोई भी इतिहास पे इस प्रकार के कटाक्ष नहीं करेगा और जो इस देश के जो लड़ाके थे, जो वॉरियर थे, जो योद्धा थे, उनके ऊपर करेगा तो उनकी सदस्यता तुरंत खारिज कर देनी चाहिए।
अगर ऐसा नहीं होता तो इसके लिए भी हमने एक आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम आंदोलन करेंगे भाई। एक कहावत है हमारी तरफ मारवाड़ी में हाँ कि आधो बनियो घर का न खावे। हाँ जो आधा पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, हाँ वो अपने माँ बाप को ही खाता है। हाँ खाता है। हाँ सही तो वो बात। क्या कि आधा पढ़ा लिखा आदमी है, तो वो संसद में जाके इस प्रकार के बयान वो कारण रहता है इस प्रकार के बयान ये आने का। इस तरह के लोग जो आजकल जो भड़काऊ टाइप के लोग होते हैं, जो मतलब समाज जो यहाँ पर जो वॉरियर रहे हैं, उनका बस एक मिशन रहता है कि हमने उनको वॉरियर नहीं बताना है। जो उनके अगेंस्ट लड़े थे, जो देश के लुटेरे थे, उनको महान बताना है। उनकी मंशा ये रहती है, और उनको वोट वही लोग देते हैं जो उनकी विचारधारा के लोग होते हैं, जो सेकुलर वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो देशद्रोही टाइप के लोग हैं, जो हमारे बलिदानों को बलिदान नहीं मानते हैं। हमारी माओ ने जोहर किए, हमारे एक समय ऐसा आ गया था कि राजपूतों के 5 साल का 2 साल का भी एक बच्चा नहीं बचा था जी, सब खत्म हो गए थे जी, युद्ध में। जो जा रहा था वही खत्म होता जो जा था। बिल्कुल। उस बलिदान को कोई नहीं मानेगा। हमने इस देश को, जब ये देश आजाद हो रहा था मात्र 75 साल पहले ही, हमने कई सारे गढ़ फोर्ट दिए, कई लाखों बीघे जमीन दी, कई छोटी छोटी बड़ी बड़ी रियासतें दी, देश को बहुत कुछ दिया। लेकिन इस देश ने हमें क्या दिया? इस देश के वतन के यहाँ की जो लोग हैं, उन्होंने हमें पता है क्या दिया? हमें गालियां दी। हमारे इतिहास को गालियां दे तो रही, लोग हंस रहे हैं। लोगों को दिख गया कि संसद का घर तोड़ दिया, घर तोड़ दिया, लेकिन लोगों को ये नहीं दिख रहा कि किसी महापुरुष को, एक सम्मानीय, एक इतने बड़ा योद्धा को आपने गाली दी है, आपने उसको गद्दार बोला है, उसके वंशजों को कितनी बड़ी ठेस पहुंचेगी। उसको मानने वाले, जिसको आदर्श मानते हैं जो लोग, उनके दिल को कितनी बड़ी ठेस पहुंची होगी। जी, आप ऐसे काम करते ही क्यों होंगे आपके घर पे? हम तो पहले सुमन को नहीं जानते थे, हमने तो सुमन को या उसके परिवार को किसी पर कभी कुछ नहीं किया, हमला नहीं किया। अब क्यों जरूरत पड़ी? ये चीज भी तो मानो ना। अगर आप गलत बोलोगे तो युवा जो है, आपको पता है, आक्रोशित है जी। युवा नहीं डरता, थाने कोर्ट सजा इन सब से नहीं डरता। और मेरे साथ तो ऐसे ऐसे इतने लाखों कई करोड़ों लोग भाई जुड़े हुए हैं, हर प्रदेश जिले गांव ढाणी में कई कई लोग ऐसी टीम में मेरे साथ तो जुड़े हुए हैं जो मरने मारने से डरते ही नहीं। थोड़ी व्यक्तिगत जीवन पर चर्चा करेंगे आपकी। हाँ मैंने सुना 650 पुलिस मुकदमे लगे हुए आपके ऊपर, हाँ। क्या ये बात सच है? देखो ऐसा है, एक काफी टाइम पहले कोई एक केस हो गया था, जी। कोई एक सामाजिक, किसी एक समाज के प्रति था, उन लोगों ने मुकदमे करवाए थे। और फिर जब जो है कि जब उनके ऊपर जांचें हुई, वो झूठे मुकदमे थे, तो सरकार ने मेरे काफी सारे जो है मुकदमे कोर्ट ने हटा दिए। उसके बाद में मैं कोई क्रिमिनल तो हूं नहीं, ना मेरे ऊपर कोई भी क्रिमिनल मुकदमे है, कोई आपराधिक बड़े मुकदमे नहीं है, ना मेरी कोई इस प्रकार की मंशा है, और ना मैं ये सब करना चाहता, और ना मेरा वो कोई पेशा है। मैं तो अपना एक बिजनेसमैन हूं, अपना काम करता हूं, और अपना जो कमाई का मेरा हिस्सा है, मैं उस हिस्से को अपने सामाजिक कार्यक्रमों में, अपने सामाजिक जो भी मेरी दिनचर्या रहती है, मैं उसमें अपना लगाता हूं। मैं कोई क्रिमिनल या फिर इस प्रकार का व्यक्ति नहीं। मैं, जब मेरे समाज की बात आती है, सम्मान की बात आती है, तब मैं उनके लिए मर मिटने को तैयार हूँ। उसे फिर मुकदमे लगे, कुछ लगे, वो तो फिर मैं तो नहीं रखते ना। डर नहीं लगता आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। क्यों लगेगा? डर जब लगेगा जब आप धर्म की राह पे नहीं होंगे। धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है, और जो धर्म के लिए खड़े होते हैं, अपने समाज के लिए खड़े होते हैं, उनको डर नहीं लगता। मेरे साथ कई लाखों करोड़ों युवा जुड़े हुए, बहुत कई करोड़ इस देश में केंद्र राणा है, तो मुझे वो शक्ति देते हैं, मुझे उनसे कुछ मिलता है, सीखने को मिलता है, और मुझे उनकी जो है कि मुझे फिर ये काम करने में पॉजिटिविटी मिलती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, डर नहीं लगता। इस सामाजिक जीवन के अंदर आपने कब कदम रखा, और या कब आपको महसूस हुआ कि अब पर्सनल लाइफ को छोड़कर एक सामाजिक जीवन के अंदर आना चाहिए? हाँ, नहीं, ये तो जब हम समझते हैं, दुनिया को देखते हैं, तो अपने आप आ जाता है। ये तो 10-12 साल पहले जो है कि मुझे, वो तो शुरू से, ये तो खून में ही होता है, अपने समाज के प्रति प्रेम करना। ये जातिवाद नहीं है जी, ये जातिगत प्रेम होता है। लेकिन दूसरे के समाज से घृणा करना जातिवाद है। तो जातिवाद तो की तो कोई बात ही नहीं है। जब अपने समाज की बात होती है तो वो भी करते हैं किसी दूसरे समाज के साथ। मैं काफी समाजों के भी मैंने जो है कि उनकी आवाजें उठाई, अगर किसी के साथ गलत होता है तो। अब अखिलेश यादव जी ने विरोध तो कर दिया जी, कि ये क्षत्रिय और दलित का नाम दे दिया। थोड़े दिन पहले भी भीम आर्मी के लोगों ने 10 दिन पहले ही भगवान कृष्ण की प्रतिमा लगी हुई थी बोर्ड पे, और उस पर लिखा हुआ था अहिर रेजिमेंट हक है हमारा, यादव भाइयों ने अहिर भाइयों लिखा जी। उसको तोड़ा गया, पैरों से रोंदा गया, कृष्ण भगवान के चित्र को रोंदा गया। अपने आप को तो वो कृष्ण वंशी बताता, तो उसने विरोध क्यों नहीं किया? उसके सामाजिक संगठन विरोध क्यों नहीं किया? वो केंद्र राणा ने किया।
मैंने आवाज उठाई जी और मैंने फोटो वायरल किया, और हमने ये भी आवाज उठाई कि अहीर रेजिमेंट यादव भाइयों का, अहीर भाइयों का हक है, उनको मिलना चाहिए। बहुत सारे अहीर जो हैं यादव समाज के भाई हैं, वो क्या है कि देश की सुरक्षा कर रहे हैं, आर्मी में है, कई फीसदी, कई लाखों हैं, तो उनका हक बनता है, उनका हक मिल जाए, हमें क्या दिक्कत है। मेरा हक थोड़ी ले रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं। उनके हक की लड़ाई में जब वो अहीर रेजिमेंट का जब कोई आंदोलन करेंगे या जो भी कुछ करेंगे, तो सबसे पहले मैं जरूर खड़ा पाऊंगा। इसमें दो बातें करी आपने। हाँ, कि एक तो उन्होंने कहा है कि अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, हाँ, दूसरा वो स्वयं को भगवान कृष्ण का वंशज मानते हैं। तो इस दूसरी बात पर मैं आऊंगा, आप क्या मानते हैं भगवान श्री कृष्ण के भगवान वंशज श्री कौन हैं? कृष्ण के जो वंशज हैं, वो, मैं भी एक चंद्रवंशी राजपूत हूँ, जी और श्री कृष्ण भगवान एक चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। जी जो जडेजा, जादोन, जी भाटी, पार्टी ये सब जो हैं, और भी कई शाखाएं हैं, ये श्री कृष्ण भगवान की ही कुल की हैं। जी और श्री कृष्ण भगवान का जो छत्र है, वो भाटी जो क्षत्रिय हैं, जैसलमेर राजघराना है, जी उसमें उनका सिंहासन छत्रराज भी रखे हैं, रखा हुआ है, वहां जाकर के आप देख सकते वंशावली रखी हुई है पूरी। हैं। लेकिन अगर आपके, मैं देखिए, इन बातों पे हम कभी भी बहस नहीं करते। जी भगवान सबके हैं, वो भी उनको अपना मानते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वे भी हमारे भाई हैं। हम तो, अगर वे साथ आ रहे हैं, तो हम तो जय यदुवंशी जय रघुवंशी बोल करके भी उनके साथ हैं। अगर भाईचारा बन रहा है तो दिक्कत क्या है? भाईचारे को आप बिगाड़ सकते हैं। अगर मैं अभी यहां पर अगर गलत बयान दूं, तो दो बयान वे भी गलत देंगे, जी वो भी मेरे समाज को गलत बोलेंगे, मैं उनको समझ से दिखाऊं, वो मेरे साथ। लेकिन अगर वो मानते हैं तो दिक्कत क्या है? वो तो सब इतिहास में लिखा हुआ है, सबको पता है। महाभारत जब युद्ध हुआ था, मैं जो खुद हूं, मैं तोमर जो है तंवर राजपूत हूं, जी और जब महाभारत युद्ध हुआ था, तो ये तोमर तंवर राजपूतों का युद्ध था। जी कौरव पांडवर जो थे, वो तोमर तंवर राजपूत थे। जी मैं उन्हीं के ही का ही अंश हूं। अर्जुन जी जो थे, मैं उन्हीं का ही वंशज हूं। महाभारत के जो योद्धा थे अर्जुन जी, मैं पांडव थे, उन्हीं का ही वंशज हूं। लेकिन लोग बताते हैं अपने अपने समाजों का, कोई वो बोलता है ये समाज का, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान पे सबका हक है, भगवान सबका पिता है जी वो हमारा अकेले का नहीं है। ये तो सबको दुनिया को पता है कि श्री राम भगवान जो है कि वो रघुवंशी हैं, सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, मेवाड़ जो राजवंश है, जयपुर जो राजवंश है, ये सब उन्हीं की ही शाखा है, भगवान श्री राम, ये सबको पता है। लेकिन लोग भगवान राम को पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। बड़ी अच्छी बातें करते हैं आप, सबको लुभा लेते हैं। नहीं, अगर किसी समाज का, देखो, मैं किसी समाज का सम्मान करूंगा, किसी व्यक्ति का, तो वो जो समाज मेरा करेगा। मैं किसी समाज को अगर गलत बोलूंगा इस प्रकार की बातें, तो वो मेरे समाज को भी बोलेगा। यानी कि मैं अपने समाज को किसी प्रकार से गले नहीं दिलाना चाहता। जी जी मैं सबका सम्मान करता हूं। मैं कह तो रहा हूं ना, अगर वो जय यदुवंशी बोलेंगे तो हम जय रघुवंशी बोलकर उनके साथ हो जाएंगे। जी ताकत हमें सिर जोड़ने हैं। महाभारत में एक बात लिखी गई है, कलयुग संग शक्ति, कि जिसके पास में संग होगा। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही थी कि क्षत्रियों का सबसे बड़ा युद्ध था। आपको पता, कोई लाखों करोड़ों क्षत्रिय मारे गए थे जी मेरे ही वंश के। उन्होंने कहा कि ये आखिरी युद्ध था इनका। जी कितने बड़े बड़े राजा मारा गए, कितने बड़े बड़े धुरंधर मारे गए थे, भीष्म पितामह जी जैसे, जी जिनके पास इच्छा मृत्यु के वरदान थे, वो ही मारे गए। तो उन्होंने कहा कि आज के इतना बड़ा जो युद्ध है वो अब नहीं होगा, ये क्षत्रियों का आखिरी ही युद्ध समझे, क्योंकि कलयुग में उनकी जीत होगी जिसके पास में संग होगा, जिसके पास संगठित लोग होंगे। आज जो समय है लोकतंत्र, या सिर कटवाने की जरूरत नहीं है, या सिर गिनवाने की जरूरत है। जिसके सिर ज्यादा होंगे उन्हीं की सरकार सुनेगी और उन्हीं की बात मानेगी। पिछले जो 4 आंदोलन हुए उसमें लाखों लोग आए हैं जी, एक आवाज पे आए हैं। कोई हमने न्यूज चैनलों पे नहीं बुलवा, कुछ नहीं बुलवा, सिर्फ सोशल मीडिया बोल दिया कल वहां मिलो, वही लोग हजारों लाखों में लोग मिलते हैं। सरकार मानती है, सरकार बात आपकी मानेगी। सरकार किससे डरती है? वोट से। वोट कौन है? आप और हम। जी आपने एक चीज देखी होगी ना, कहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई, मीडिया कुछ लोग कहते हैं कि भाई संसद के मौजूदा सांसद जो सिटिंग संसद है उसके घर पर हमला कर दिया, ये हो गया वो हो गया। मैंने एक चीज दिखाने की कोशिश करी है कि लोग कहते हैं ना कि बड़ा सीएम होता है, बड़ा सांसद होता है, बड़ा विधायक होता है, कुछ नहीं होता। एक आम परिवार का, एक घर का एक बच्चा, अगर आप अपनी ताकत पे आए ना तो आप बड़ी से बड़ी ताकत को हिला सकते हैं। जी हमने सांसद को नहीं, इस देश की पूरी सरकार को, मीडिया को हिला के रख दिया था। सबको दिखा दिया था कि हमारे अंदर पावर, हम लड़ सकते हैं। जब हमारे ऊपर बात आएगी, हमारे बाप पे बात आएगी,
हमारे पूर्वजों पे बात आएगी, हमारे बाप दादाओं पे बात आएगी। हम हर सरकार से, ये सरकार तो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं जी, तो बड़ी बड़ी उस कौम से संबंध रखते हैं जहाँ बड़े बड़े तुर्क, मलेच, अरबी, पता नहीं किस किस से लड़े हैं। जब हम खत्म नहीं हुए तो इनके बंदूकों की गोलियों से थोड़ी ना मर जाएंगे प्रशासनिक गोली। हम इस देश में 15 करोड़ से ज्यादा है। जी। अगर इस देश में अगर हम सारे भी मर जाएंगे, अगर 10 लोग भी जिंदा रहेंगे तो भी हम दोबारा से फिर साम्राज्य स्थापित कर लेंगे हम उस कौम के वारिस से। ये मिटने वाली कौम नहीं, मिटेंगे नहीं हम। अब मिटे नहीं, इतने बड़े बड़े युद्ध हुए, जब नहीं मिटे हम, अब क्या मिटेंगे? मरने से ये कौम नहीं मिटेगी। वो कहते हैं ना, कहावत है, मेरा तो एक नारा है कि मेरा वजूद भी खा के मंजूर है मुझे, पर मेरी कौम जिंदा रहनी चाहिए। हम खत्म हो जाएं तो क्या होगा? समाज थोड़ी खत्म होगा, रजपुती विधवा नहीं होगी। इसके बहुत धनी है, बहुत मालिक है। सामाजिक मंचों के ऊपर अक्सर देखा जाता है हाँ, कि वो के अंदर राणा जी कहीं भी 2 लाख 5 लाख ऐसे डोनेट कर देते हैं, कोई बहन के विवाह के अंदर, कोई भाई की शिक्षा के अंदर, कोई गरीब परिवार के अंदर। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि इस पैसे का स्रोत क्या है? कोई व्यवसाय करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, या कोई बैंक वैंक लूटते हैं? कुछ बताओ हमें भी। ऐसा नहीं, देखो ऐसा है, कुछ भाई हैं हमारे, हाँ जैसे मेरे साथ में भाई आए हुए हैं, ये मध्य प्रदेश मुरैना के हमारे जिला अध्यक्ष हैं, प्रदीप परमार जी। जी, ये एक व्यापारी हैं, बिजनेसमैन है। इन जैसे और भी मेरे पास कई हजारों और भाई हैं जो व्यापारी बिजनेसमैन हैं। हम सब मिलकर के कोई बात होती है तो मैं एक बार भी नहीं हिचकिचाता हूं। मैं ये कहता हूं कि उस भाई को ये दिक्कत है, वो किसी भी समाज संबंध रखता, वो कोई बात ही नहीं उसमें कि ये आदमी है और इसको इस चीज की जरूरत है। आप सब मिलकर के और हम सब मिलकर के उसकी मदद कर देते हैं। मैं अकेला नहीं करता हूँ, हम सब मिल करके करते हैं। मैं भी बिजनेस करता हूँ, वे सब भी बिजनेस करते हैं, तो हम मिल करके जितना हमसे बन पाता है हम कर देते हैं। 1 2 5 लाख रुपए, कोई इतने करोड़ों लोग अपने से जुड़े हुए हैं तो 1 2 5 10 लाख रुपए, 20 30 50 लाख रुपए इकट्ठे करने कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाते हैं। एक आदमी दे देता है इतने तो जी, जरूरत भी नहीं पड़ती। पर हम एक आदमी प्रेशर नहीं डलवाते ना। 10 लोगों को बोल दिया 2 लाख 5 लाख रुपए किसी को देने, 50 हजार रुपए देने, दे देते हैं सब मिलकर के, सब देते हैं। एक आदमी नहीं देता, मैं अकेला नहीं देता हूं, मैं कहां से दूंगा। सोशल मीडिया के ऊपर हथियारों के साथ भी फोटो देखी जाती है आपकी, तो क्या इसका क्या राज है? कोई लाइसेंस शुदा है कि ऐसे लाइसेंस शुदा ही है? वो हमारे जो गनमैन वगैरह हैं, जी, जो पर्सनल सिक्योरिटी है, उनके होते थे, या फिर वो जो है ना, कभी कई जैसे हमने सॉन्ग वोंग, सामाजिक सॉन्ग, कम्युनिटी सॉन्ग शूट करे हैं, तो वो उस टाइप के भी व्यापन होते हैं। और ऐसे मतलब जो है कि वो, लेकिन वो पहले का था। मैं वो केंद्र राणा जब था वो पहले का था। अब आपको साल 2 सालों से ऐसा नहीं देखा होगा। कारण बस अब मेरी जो विचारधारा थोड़ी सी बदल गई है, क्योंकि हम इन चीज़ों में पढ़ करके जो है कि अपना, ये चीज़ें कोई प्रोफेशनल नहीं है ना, ये चीज़ें प्रोफेशनल नहीं है। अब हम जो है कि अपना थोड़ा सा अलग काम करना चाहते हैं। तो ये हमने जो है ना, ये जंग जो है, ये एक आंदोलन है, ये सब है, तो हमने ये सामाजिक रूप से, एक लीगल रूप से, संवैधानिक रूप से, मान मर्यादा में रह करके जीतनी है। अब लड़ाई का जो समय बने, आपको बताया ना, सिर कटवाने की और काटने की जरूरत नहीं है बना अभी तो। अब युद्ध के मैदान में है आप, युद्ध के मैदान में, लेकिन ये युद्ध में आहुति देने के लिए तो कहाँ से आएंगे लोग इतने। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सिर गिनवाने की जो है कि अभी चल रहा है कि हमें ये दिखाना है कि हमारे इतने सिर हैं। राणा सांगे के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने के क्रम में, मैं कहूंगा क्रम में, एक और नेता आता है, एक तरुण पटेल नामक व्यक्ति, उसके ऊपर हमला होता है और बकायदा आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, हमने करवाया। अखिलेश यादव वीडियो बना के डालते हैं, उसको आप कहते हैं कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप भी बयान दे के देख लीजिए, आपके भी घर पहुंच जाएंगे। तो ये एक जिम्मेदारी लेने वाला जो पार्ट है, उससे कुछ याद आता है, जैसे गोल्डी बरार वाला नया जो एक रूप देखने को मिल रहा है क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हम सामाजिक आदमी हैं और एक सिंपल लोग हैं। जब अपने बात बताया मैंने कि बिल्कुल सिंपल साधारण है, लेकिन बात अपने मान सम्मान स्वाभिमान पे, अपने पूर्वजों पे आए, तो हम हर ताकत से, हर सरकार से लड़ने के लिए तैयार हैं। रही बात अखिलेश जी के बयान की, अखिलेश ने ये बयान दिया कि ये एक दलित है और इसलिए इस पे हमला किया गया है। अरे भाई, तो दलित ऐसे बयान देता ही क्यों? मैंने कहा तो तुम तो दलित नहीं हो, तुम तो बहुत बड़े हो, तुम तो दलित नहीं हो। तुम देख लो ये बयान, तेरे घर पर आ जाएंगे हम तो। जी, हम अखिलेश से थोड़ी डरते हैं, क्या अखिलेश, और कुछ है तो रह जाएगा। मुख्यमंत्री था वो, या आगे बढ़ेगा या ना बने, हमें क्या लेना देना चाहिए। वो एट प्रेजेंट मुख्यमंत्री, जो बन जाएगा तब देख लेगा ये बयान, तब दिखा देंगे उसको दिन में तारे।
होगा मुख्यमंत्री अपने घर का होगा, वो कुछ भी बन जाए, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, किसी समाज को गलत बोल देगा क्या? जी। वो थोड़ी कि उसकी माँ ने वो कोई ज्यादा अजमाना खा के पैदा कर रखा है क्या, कि किसी भी समाज को गलत बोल देगा और हम सुन लेंगे? कभी नहीं सुनेंगे। उसका मन करेगा जब बोल करके वो देख लेगा, उसको दिखा देंगे। मैंने बताया है ना आपको, यहां लड़ने लड़ाके उड़ने वाले सभी तरह के लोग हैं। ये समाज है या राजपूती समाज जो है, राजपूती विधवा नहीं हुई है, इसके बहुत धनी है अभी। हम मरेंगे और आएंगे, और भी बहुत है, बहुत है। मैं मरूंगा जब देखना आप कितने और आएंगे। जो क्षत्रिय समाज के जो नौजवान युवा है, हाँ, उनको आप किस प्रकार से मोल्ड करना चाहते हैं? आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि उनको आपके साथ आना चाहिए, उनको शिक्षा में जाना चाहिए, उनको व्यापार में, राजनीति में किधर जाना चाहिए? उनको सारे काम करने चाहिए जी। जब एक राजा का बेटा राजकुमार होता है तो वो अपना राजपाट भी संभालता है। जब मान सम्मान स्वाभिमान पे, देश पे, धर्म पे बात आती थी तो वो तलवार उठा करके युद्ध भी लड़ता है। तो हमें सारे काम करने चाहिए, लेकिन बात जब हमारे समाज की हो तो हमें अग्रिम पंक्ति में पहले भाग भी लेना चाहिए। अगर समाज ही नहीं बचेगा, ये देश नहीं बचेगा, ये धर्म नहीं बचेगा, तो आप तहसीलदार पटवारी बन करके क्या करोगे? यहां पर आपको यहां रहने कौन देगा? जिसके वारिस मर जाते हैं उनको कोई जीने देता है? एक बेटा है मान लो, और उसका बाप है, अगर बाप मर गया तो उस बेटे को अकेले को उस गांव में कौन रहने देगा? जी। अगर आपका धनी ही नहीं है, एक विधवा औरत को कोई रहने देता है क्या? नहीं। एक अनाथ बच्चे को कोई रहने देता है क्या? जी नहीं, बिल्कुल। तो जरूरी है, सारी चीजें जरूरी है। शिक्षा भी जरूरी है, बिजनेसमैन बनो, एक बड़े अधिकारी बनो, सारी चीजें जरूरी हैं। मान मर्यादा में रहो, एक दूसरे की मदद करो, किसी से छुआछात मत करो, किसी को छोटा बड़ा मत समझो, किसी से धर्म जाति वमनस्य में रंग दे करके उनको मत लड़ाओ। ये हमारा धर्म नहीं है। हम 3600 कौम को लेकर चलने वाला क्षत्रिय समाज है। हम सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई हो, हम किसी से कभी कोई नफरत नहीं करी। हमने आज तक कभी किसी धर्म को गलत नहीं बोला। जी। मैं मंदिर में जाता हूँ, मैं खूब पूजा करता हूँ, बाबा महाकाल का भक्त हूँ, माँ भवानी का भक्त हूँ। मैं पूजा करता हूँ, मेरी आस्था है, मेरा प्रतीक मेरे पूर्वजों ने वो मुझे दिया है, मेरे घर के संस्कार मेरे माता पिता ने मुझे दिया है, वो संस्कार दिए, मैं उनको मानूं। लेकिन दूसरे धर्म में वो इबादत करता है, मस्जिद में जाता है, मुझे क्या दिक्कत है उससे? जी। सिख भाई गुरुद्वारे जाएंगे, ईसाई भाई अपने वहां जाएंगे, उनका जो भी है पादरी के पास, वो मुझे क्या दिक्कत है? सबसे नहीं होना चाहिए। हमें सबको साथ लेकर के खूबसूरत हिंदुस्तान का निर्माण करना चाहिए। और बात अपने वजूद पे आए तो हमें हर ताकत से लड़ जाना चाहिए। फिर वो किसी भी जाति, रंग, भेद किसी का भी हो, हमने नहीं देखना चाहिए, उससे लड़ जाना चाहिए। मर जाओ, मिट जाओ या मिटा दो, फिर एक किनारा रहना चाहिए। क्षत्रियों का एक किनारा, विजय या वीरगति। जी। पॉडकास्ट क्या कि एक प्रकार की चर्चा होती है। हाँ। जहाँ अपन दो जने बैठ के चर्चा करते हैं। हाँ। तो उसके अंत में हम क्या कहते हैं कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ये चीज हम कहते हैं। लेकिन हाँ। आज वाकई में मैं दिल से कहता हूँ कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका भी।